नमस्कार, आप सभी का दिल्ली पुलिस वीक स्पेशल पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं आज का होस्ट जसवीर सिंह। 16 फरवरी सन 1948 को विधिवत रूप से दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी। इसी गौरवपूर्ण दिन की याद में हर साल 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस रेजिंग डे मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस 16 फरवरी से 22 फरवरी तक दिल्ली पुलिस वीक का आयोजन करती है, जिसका उद्देश्य दिल्ली पुलिस की ऐतिहासिक धरोहर को स्मरण करना, पुलिस व जनता के बीच विश्वास व साझेदारी को मजबूत बनाना व आम नागरिकों को जागरूक करना है। इसी क्रम में आज हम दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध जंग, साइबर अपराध पर लगाया गया अंकुश व लागू की गई नई न्याय संहिता विषय पर पॉडकास्ट आयोजन किया है। इस विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। मैं स्वागत करता हूं आज के पॉडकास्ट में श्री संजीव कुमार यादव, डीसीपी एएनटीएफ, श्री विनीत कुमार, डीसीपी आईएफएसओ एंड श्री आदित्य गौतम, डीसीपी क्राइम। सर, आप सबका स्वागत है। आज इन विषयों पर जानकारी करने के लिए सबसे पहले मैं श्री संजीव कुमार यादव सर से दिल्ली पुलिस का जो नशे के विरुद्ध अभियान है उससे रिलेटेड और नशे पर जो नागरिकों के हमारे सवाल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। सर, आप डीसीपी एएनटीएफ हैं। इसमें नशे के विरुद्ध सर दिल्ली पुलिस ने काफ़ी अभियान छेड़ा है सर, और काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं सर। तो हमारा सर इसमें है कि नारकोटिक्स अपराध की वर्तमान स्थिति क्या है सर, और ये समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है? आज की डेट में दिल्ली के अंदर, चूँकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ समाज का हर वर्ग लोअर से लेकर अपर तक ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इसके अलावा दिल्ली एक ड्रग्स के ट्रांजिट पॉइंट की तरह भी यूज़ होता है। जो नॉर्थ इंडिया से, पाकिस्तान से, पंजाब और जम्मू कश्मीर से ड्रग्स आती है और साउथ इंडिया या अदर पार्ट में जाना होता है, उसके लिए भी दिल्ली यूज़ किया जाता है एज ए ट्रांजिट पॉइंट। दिल्ली में ड्रग्स एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन का हब भी है और एक ट्रांजिट पॉइंट भी है। सर, नारकोटिक अपराधों को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन कदमों की प्रभावशीलता क्या है? दिल्ली पुलिस में जो हम लोग का जो मेन काम है, सबसे पहले तो 2022 में एक एएनटीएफ की स्थापना की गई, जिसमें ऑपरेशंस टीम्स हैं और एक एनकॉड है। एनकॉड सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डायरेक्शन पर ये बनाया गया था, जो अवेयरनेस का काम करता है। दिल्ली पुलिस में जो गृह मंत्रालय की डायरेक्शंस है उसमें टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाते हुए जितने भी तरह के केसेस कमर्शियल क्वांटिटी के होते हैं उसमें पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने की कोशिश की जाती है, जिसमें सप्लायर, कैरियर और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन सबको अरेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही जो एक्यूज पकड़े जाते हैं उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होती है और उनके द्वारा अर्जित चीज़ें जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी सीज करने की कोशिश की जाती है। इन सब के अलावा एक जो हैबिचुअल ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेक्शन की भी कार्रवाई की जाती है, जो पिट एनडीपीएस से तहत होती है। अभी लास्ट मंथ ही जनवरी 2026 में ही हमने 9 आदमियों के खिलाफ इस तरह के ऑर्डर लिए हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेक्शन के ऑर्डर गवर्नमेंट से हुए हैं। इसके साथ एक दिल्ली पुलिस का अपना प्रोग्राम है जो बहुत ही सफल रहा है। पिछले हमने उसे 12 बार उसको किया जा चुका है। ऑपरेशन कवच के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर एक सरप्राइज 24 घंटे का ऑपरेशन चलता है, जिससे दिल्ली के सभी 15 जिले, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल पार्टिसिपेट करती है। और उसमें सरप्राइज जो ट्रक ऑफेंडर्स हैं उनके हाइडआउट्स पर, उनके घरों पर रेड्स होती है, सर्च होती है, सीजर्स होते हैं और अरेस्ट किए जाते हैं। ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी तरह की एक्टिविटी है उन सब पर एक साथ रेड की जाती है। तो इस तरह का अप्रोच अपनाकर हम दिल्ली के अंदर ड्रग्स के मीनस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये तो हो गई जो दिल्ली पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है सर। इसके अलावा सर दिल्ली पुलिस कुछ जागरूकता अभियान भी चला रही है सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे सर? दिल्ली पुलिस, हम लोग नशा मुक्ति अभियान के तहत बहुत तरह के प्रोग्राम्स दिल्ली में ड्रग्स अवेयरनेस के लिए चलाते हैं, जिसमें जो एक मेन है कि स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज को कोशिश किया जा रहा है कि ये कवर किए जाएं, जिसमें स्कूल कॉलेज के अंदर नाटक के द्वारा जो दुष्प्रभाव हैं ड्रग्स के उनको बताने की कोशिश की जाती है। पेंटिंग कंपटीशंस ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी स्कूल कॉलेजेस में प्रहरी क्लब और एंटी ड्रग क्लब स्थापित किए जा रहे हैं, जो उस कैंपस को ड्रग फ्री बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैला रही है। बहुत से प्रोग्राम्स जो हमारे हाई फुटफॉल एरिया हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है, युवाओं को अवेयर किया जा रहा है, छोटे बच्चों को अवेयर किया जा रहा है कि इसके दुष्प्रभाव क्या है और इसका कैसे युवा अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।
सर, इसमें आम जो नागरिक हैं उनकी भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए, तो कैसे आम नागरिक दिल्ली पुलिस को क्राइम रिपोर्ट कर सकता है, या नशे के विरुद्ध जो दिल्ली पुलिस की लड़ाई है उसमें आम नागरिक दिल्ली पुलिस की सहायता कैसे कर सकता है? दो तरीके से आम नागरिक पुलिस की मदद कर सकता है, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन देकर एक मानस पोर्टल है जो एनसीबी का नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का मानस पोर्टल है, जिसपे कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर यदि ड्रग की एक्टिविटी हो रही है तो उसकी इंटीमेशन दे सकता है, जिसके अंदर व्यक्ति की सारी तरह की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है और जो इन्फॉर्मेशन देता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, नंबर 1। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है 112, उसके ऊपर वो कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसके अलावा एएनटीएफ के टीम है, यदि आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी देनी है उस पर आप इन्फॉर्मेशन देंगे उनकी एएनटीएफ की टीम को। एएनटीएफ का ऑफिस है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा आम नागरिक जागरूकता अभियान में पार्टिसिपेट करके मदद कर सकता है दिल्ली पुलिस की इस ड्रग के मेनेस को ख़त्म करने के लिए आम आदमी की भागीदारी ज़रूरी है, बिना उनकी भागीदारी के ये मेनेस ख़त्म नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। विनीत सर डीसीपी इफ्सो हैं। इफ्सो एक साइबर अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। तो सर आपसे थोड़ा सा साइबर रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे सर। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि साइबर अपराध के जो बढ़ते हुए मामले हैं सर, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस विभाग इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? इसके लिए साइबर अपराध जो है वो ऐसा अपराध है जो जिसके चांसेस है कि आने वाले टाइम में भी बढ़ेगा, बिकॉज क्रिमिनल्स के लिए एनोनिमिटी, इंटरनेट पे एनोनिमिटी का फ़ायदा उठाते हैं। वो डिस्टेंस से वो क्राइम कर सकते हैं, लोगों से पैसा ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि पुलिस उसको एक अवेयरनेस का जो कैंपेन है वो लगातार कॉन्टीन्यूअसली चलाती रहे। तो वही करते हैं, पब्लिक को अवेयर करना कि किस किस टाइप के साइबर अपराध हो सकते हैं, क्या उनकी मोडस ऑपरेंडी हो सकती है, उनको क्या करना चाहिए, डिजिटल हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज इंटरनेट और फ़ोन तो सबको यूज़ करना है, कंप्यूटर भी यूज़ करना है, तो ज़रूरी है कि हम उसको सुरक्षित तरीके से यूज़ कर पाएँ। इन चीज़ों को हम बेसिकली बताते हैं। सर आज एक टर्म है डिजिटल अरेस्ट, ये सर काफ़ी पॉपुलर हो गई है और काफ़ी लोग इसके झांसे में आके सर अपने पैसे भी गंवा रहे हैं सर। तो थोड़ा सा डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताएंगे सर कि डिजिटल अरेस्ट क्या होती है, क्या सच में कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, और क्या पब्लिक को उससे बचने के लिए करना चाहिए, पब्लिक कैसे उसको समझे? कि डिजिटल अरेस्ट जो है लीगल सिस्टम है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस किसी को ऑनलाइन या डिजिटली का मतलब है ऑनलाइन दूर से वीडियो कॉल पे अंडर सर्वेलेंस या अरेस्ट नहीं करती है। ये एक साइबर क्रिमिनल्स ने एक तरीका निकाला हुआ है लोगों को डरा के उनका ये कहना कि आप सर्वेलेंस में हैं, आपकी इंक्वायरी चल रही है, आप अपनी सारी एसेट्स बताएं, आप टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके की बातें करके उनको डराते हैं और उसके बाद उनको सर्वेलेंस पे लेते हैं, कंटिन्यूस सर्वेलेंस बाय वे ऑफ व्हाट्सएप वीडियो कॉल। और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि आपकी जो भी एसेट्स है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन उसको आप RBI मैंडेटेड अकाउंट में जमा कीजिए। वो पैसा आपका एक बार आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो पैसा वापस हो जाएगा। तो सारा कुछ वो जो भी पेपर्स वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाते हैं या RBI का जो पेपर दिखाते हैं वो सारा AI से जनरेटेड होता है। ऑन प्राइमा फसाई वो रियल लगता है लेकिन वो बिल्कुल झूठ होता है और लोग उसके जाल में फंस जाते हैं, अवेयरनेस की कमी के कारण डर जाते हैं और इस तरीके से अपना पैसा उनके अकाउंट्स में, फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में, जो कि म्यूल अकाउंट होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमने कोई क्राइम नहीं किया है। और पुलिस जब भी कोई कार्रवाई करती है, अरेस्ट करती है, तो वो इन पर्सन होता है। पुलिस बुलाएगी, पहले इन पर्सन इंट्रोगेट करेगी, कन्फ्रंट करेगी, एविडेंस होगा, तब अरेस्टिंग होती है। सर जैसा आपने बताया कि दिल्ली पुलिस कंटिन्यूअसली साइबर अपराध के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रही है सर, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे सर? ऐसा कोई भी तबका नहीं है सोसाइटी का या कोई भी एज ग्रुप नहीं है जो साइबर क्राइम से अफेक्टेड नहीं है या उसके साथ साइबर क्राइम किसी टाइप का नहीं हो सकता। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर तरीके से लोगों को अप्रोच करें और उनको डिपेंडिंग अपॉन उन क्या एज ग्रुप है, क्या प्रोफाइल है, उसके हिसाब से उनको अवेयर किया जाए। जैसे स्कूल के बच्चों को साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग, साइबर स्टॉकिंग, क्योंकि पैसे का तो उनका हिसाब किताब होता नहीं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। साथ में वो अपने पेरेंट्स को और अपने एल्डर्स को फैमिली में अवेयर कर सकें, तो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में भी उनको बताया जाता है। सिमिलरली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस, कॉलेजेस में
पुलिस एज ए यूनिट मिलकर काम करती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्पेशलाइज यूनिट्स जो हैं वो ऐसे प्रोग्राम आए दिन करती रहती हैं ताकि लोगों को पता लगे। बाकी मीडिया में भी ये कैंपेनिंग चलती रहती है। आइडिया ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर क्रिमिनल्स के मोडस ऑपरेंडी के बारे में पता लगे ताकि वो सतर्क रहें और प्रॉपर डिजिटल हाइजीन मेंटेन कर पाएं। सर, एक आम जन के दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है कि साइबर अपराध हो गया बट उसको रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या पुलिस प्रक्रिया है जिससे वो साइबर अपराध को रिपोर्ट करे? ये बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट होना सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि साइबर एक बार पैसा चला गया तो शायद वापस नहीं आएगा, लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिपोर्टिंग की जो प्रक्रिया है बहुत सिंपल है। इसको आगे दिल्ली पुलिस ने और भी सिंप्लीफाई किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। सिस्टम पे भरोसा रखें, और अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो दो तरीके हैं। या तो वो व्यक्ति इन पर्सन थाने में जा सकता है, किसी भी थाने में, नॉट ओनली साइबर थाना। हमारे सारे थाने आज की डेट में दिल्ली पुलिस में इक्विप्ड हैं साइबर कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए। एक इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क हर थाने में बनी हुई है, वेल फंक्शनिंग है, जिसमें कि हमारे ट्रेंड ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। वो कंप्लेंट को सुनेंगे और कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। एक उनको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, एक SMS आएगा, और एक प्रोसेस जो है इन्वेस्टिगेशन का और पैसा रोकने का। एक खास बात ये है, जो भी पैसा साइबर क्रिमिनल्स लेते हैं वो बैंकिंग सिस्टम में रहता है। फिजिकल किसी पैसे का आदान प्रदान तो होता नहीं है, तो जब भी किसी विक्टिम से पैसा जाता है तो वो किसी बैंक अकाउंट में जाता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में अवेलेबल है, अगर वो ATM से या चेक से निकला नहीं है, तो हम उसको पैसे को उस चैनल में रोक लें। तो जल्दी रिपोर्टिंग करने से ये फायदा होता है। आदित्य, आप अभी DCP क्राइम हैं और जो नवीन न्याय संहिता अभी लागू की गई है उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में दिल्ली पुलिस की तरफ से आपका काफी बड़ा रोल रहा है। जनता भी नए कानून जो हैं उनके बारे में जानना चाहती है, तो उससे रिलेटेड आपसे थोड़े से सवाल हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो नवीन न्याय संहिता है इनमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान जोड़े गए हैं, और ये जो पुराना हमारा लॉ होता था IPC उससे कैसे डिफरेंट है? सर, 1 जुलाई 2024 को नवीन न्याय संहिता पूरे देश में लागू की गई। इसमें जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया है वो है, जैसा कि आपने बताया, इंडियन पेनल कोड IPC, जो प्राइमरीली पनिशमेंट ओरिएंटेड था, वहाँ से अब हम भारतीय न्याय संहिता को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो जो सबसे बड़ा शिफ्ट है वो ये है कि हम अब दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कई सारे नए प्रावधान आए हैं। कई सारे ऑफेंसेस को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। जैसे टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध, इनको एक स्पष्ट परिभाषा दी गई है, और ऐसे कामों में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो भी क्रिमिनल्स टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनको कड़ी सज़ा का भी प्रावधान है। इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस जैसे कि स्नैचिंग और मॉब लिंचिंग, जो इंडियन पेनल कोड में डिफाइंड नहीं थे, उनको अलग से डिफाइन किया गया है और इनके लिए भी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अगर अपराध होते हैं, उनके लिए भी कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। जैसा आदित्य आपने बताया कि जो नवीन न्याय संहिता है इसमें हमारा जो फोकस है वो दंड से न्याय की ओर चला गया है, तो इससे आम नागरिक और पीड़ितों को कोई लाभ होगा? सर, कई सारे नए प्रावधान हैं नवीन न्याय संहिता में। मैं ये स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि हमारी नवीन न्याय संहिता का मुख्य जो केंद्र है वो नागरिक हैं, और हम देखें कई सारे ऐसे प्रावधान लाए गए हैं इसमें, जैसे कि एक 0 FIR का प्रावधान एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है इसमें। 0 FIR एक ऐसी FIR है जिसे कोई भी पीड़ित पूरे देश भर में कहीं पर भी लॉन्च करवा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जहां पर आपके साथ कोई घटना घटित हुई हो उसी एरिया में, उसी पुलिस स्टेशन में जाकर आप 0 FIR लॉन्च कराएं। आप देश के किसी भी कोने से, देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी 0 FIR दर्ज करवा सकते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक FIR, E-FIR की भी सुविधा अलग से लागू की गई है। इस विषय में मैं ये बताना भी चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की तकरीबन 60 से 65% जो FIRs हैं वो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज की जा रही हैं, जिसमें हाउस थेफ्ट, बर्गलरी, थेफ्ट, मोटर व्हीकल थेफ्ट जैसे कई सारे अपराध शामिल हैं, जिनके लिए नागरिकों को पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता भी नहीं है। वो अपने घर से ही, अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना थेफ्ट की, मोटर व्हीकल थेफ्ट की या हाउस थेफ्ट की होती है, वो अपने घर से ही डायरेक्टली
इलेक्ट्रॉनिकली FIR दर्ज करा सकते हैं और इस पे दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। आदित्य, इसमें न्याय संहिता में कोई पुलिस को नई शक्तियां भी प्रदान की गई है, जांच एजेंसी को, पुलिस को? सर, इसमें मैं प्रमुख रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, एक तो जो पहले पुलिस रिमांड लेने के लिए 15 दिन की ही अवधि दी गई थी, आज दौरान इन्वेस्टिगेशन पहले 40 दिन के अंदर पुलिस कभी भी जो आरोपी है उसको पुलिस रिमांड पर ले सकती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जिससे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को काफ़ी सहूलियत हो रही है। दूसरा, हैंडकफिंग का पहले कोई एक्सप्लिसिट प्रोविज़न नहीं था, हैंडकफिंग की भी पावर्स पुलिस को दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे ट्रायल प्रक्रिया की बात करें तो उसमें कई और ऐसे नए प्रोविज़न्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रायल इन एब्सेंशिया, जब भी कोई आरोपी अगर भगोड़ा घोषित किया जाता है तो उसके गिरफ्तारी नहीं हो पाने के बावजूद उसके एब्सेंस में भी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा सकती है और उसका पूरा ट्रायल हो सकता है, जिसको हम ट्रायल इन एब्सेंशिया कहते हैं। इसके साथ ही जो पूरे ट्रायल की प्रक्रिया है उसको और तेज़ बनाने के लिए एक और प्रावधान दिया गया है कि ड्यूरिंग ट्रायल 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स नहीं ले सकते हैं दोनों में से कोई भी पार्टी। तो इससे नागरिकों को काफ़ी लाभ है और साथ ही पुलिस को भी काफ़ी सशक्त बनाया गया है। तो आदित्य, आपने जैसे बताया कि इसमें काफ़ी सारे नए प्रोविजंस आए हैं, जिसमें एक्यूज्ड के खिलाफ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस भी हैं, कुछ जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें दिल्ली पुलिस इसको कैसे देखती है? एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखती है या इसको एज ए चैलेंज के तौर पर देखती है? सर, जैसा कि मैंने बताया, 1 जुलाई 2024 को जब नवीन न्याय संहिता लागू की गई पूरे देश में, साथ ही दिल्ली में भी, तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी दिल्ली पुलिस के सामने वो थी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के तमाम 100% कर्मचारी और अधिकारी नवीन न्याय संहिता के सभी प्रावधानों में ट्रेंड हैं। इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज कंडक्ट की जा रही हैं और ऑलरेडी तकरीबन 50% ऑफिसर्स को रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। इसके अलावा नवीन न्याय संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए जितने भी रूल्स, जितने भी नोटिफिकेशंस इशू करने थे, वो भी एक चुनौती थी हमारे सामने। उसको भी दिल्ली पुलिस ने समयबद्ध तरीके से इशू कर दिया है। इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा कि नवीन न्याय संहिता ने हमें एक अवसर दिया है कि हम नागरिकों तक एक समयबद्ध तरीके से न्याय पहुंचा सकें और दिल्ली पुलिस इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। आप सभी मंच पर आए, आप सभी ने अपने अपने विषयों पर विचार साझा किए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आशा है कि आम नागरिक को इन जानकारी जो साझा की गई है उससे बहुत लाभ होगा और एक बार फिर से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।